हेलो नमस्कार साथियों, आज के इस पीआईबी विश्लेषण अंक में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मुख्य विषय सूचियों को देखते हैं। इसका विस्तृत विश्लेषण भी इस अंक में शामिल किया गया है। तो शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में स्नेक बाइट की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं का शिलान्यास किया। राजस्थान के पोखरण में अभ्यास भारत शक्ति का अवलोकन किया गया। राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी संस्थान मोका का दौरा किया। 3 बहुराज्य सहकारी समितियां BBSL, SSL, NCOL और NCEL की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण PM सूरज पोर्टल का शुभारंभ। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू स्थानिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया। इसका विस्तृत विश्लेषण है, जो कि संघ लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन पेपर 2 के शासन व्यवस्था से संबंधित है एवं प्रारंभिक परीक्षा में राष्ट्रीय कार्य योजना NAPSE राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित है। मुख्य परीक्षा में NAPSE का विजन और मिशन पर चर्चा। तो प्रसंग है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भारत में सांप काटने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना NAPSE का लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या होगा? भारत में सांप काटने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना। वर्ष 2030 तक स्नेक बाइट से होने वाली मौतों को आधा करने की दृष्टि से NAPSE राज्यों को वन हेल्थ दृष्टिकोण के माध्यम से स्नेक बाइट प्रबंधन, रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपनी स्वयं की कार्य योजना विकसित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके तहत मानव, वन्यजीव, आदिवासी और पशु हेल्थ कंपोनेंट के तहत कई गतिविधियां सभी स्तरों पर संबंधित हितधारकों को दी जाएगी। विस्तृत विश्लेषण में स्नेक बाइट हेल्पलाइन नंबर जो है 15400 एक महत्वपूर्ण संसाधन जो स्नेक बाइट की घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को तत्काल सहायता, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। यह विशेष रूप से 5 राज्यों पौंडीचेरी, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य आम जनता तक चिकित्सा देखभाल और जानकारी को त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर एक राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। यह एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो रेबीज पर संसाधन, अपडेट और अंतर्दृष्टि के लिए समर्पित है। यह वेबसाइट जानवरों के काटने और रेबीज से संबंधित जानकारी दर्ज करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी। इससे समुदायों को जानवरों के काटने और रेबीज के मामलों के प्रबंधन के लिए निकटतम एंटी रेबीज क्लिनिक और संक्रामक रोग अस्पताल का आकलन करने में भी मदद मिलेगी। जूनोज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी एकीकृत स्वास्थ्य पहल पर शामिल किया गया। इस पहल से देश में जूनोटिक रोगों की निगरानी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। NPSE का विज़न और मिशन क्या है? विज़न 2030 तक स्नेक बाइट से होने वाली मौतों और विकलांगता के मामलों की संख्या को आधा करना और इसे नियंत्रित करना। मिशन सांप के काटने से मनुष्य में होने वाली रुग्णता, मृत्यु दर एवं उससे जुड़ी जटिलताओं को धीरे धीरे कम करना। सांप के जहर के निवारण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPSE भारत में सांप के काटने के जहर प्रबंधन, रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। विशेष तौर पर हितधारक स्नेक बाइट के जहर की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य कार्य योजना को औपचारिक रूप देने में मदद करेंगे। पृष्ठभूमि: जहरीले सांप के काटने के बाद स्नेक बाइट विष एक संभावित जीवन घातक बीमारी है। जहरीले सांप के काटने से चिकित्सीय समस्याएं हो सकती हैं जो घातक हो सकती हैं यदि समय पर उचित उपचार नहीं दिया गया। सुरक्षित और प्रभावी एंटीवेनम को शीघ्र उपलब्धता और समय परिवहन और रेफरल से स्नेक बाइट से होने वाली अधिकांश मौतों और विनाशकारी परिणामों से बचा जा सकता है।
भारत में प्रतिवर्ष अनुमानित 3-4 मिलियन स्नेक बाइट से लगभग 50,000 मौतें होती हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्नेक बाइट से होने वाली सभी मौतों का आधा हिस्सा है। विभिन्न देशों में सांप के काटने से पीड़ित लोगों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही क्लिनिकों और अस्पतालों में सपोर्ट करता है और सांप के काटने का वास्तविक बोझ बहुत कम बताया जाता है। भारत में लगभग 90% स्नेक बाइट सांपों की 4 बड़ी प्रजातियों कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा, रेसल वाइपर और सा स्केल्ड वाइपर के कारण होते हैं। कोबरा, रेसल वाइपर, कॉमन क्रेट और सा स्केल्ड वाइपर के खिलाफ एंटीबॉडी युक्त पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम का टीका स्नेक बाइट के 80% मामलों में प्रभावी है। हालांकि स्नेक बाइट के पीड़ित के इलाज के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी चिंता का कारण बनी हुई है। दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं का शिलान्यास करेंगे। सामान्य अध्ययन पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। मुख्य परीक्षा में भारत के लिए सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। प्रसंग: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियाज टैग्ड चिप्स फॉर विकसित भारत में सम्मिलित होंगे और लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उद्देश्य: भारत को सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, ताकि देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिले। इस परिकल्पना के अनुरूप धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र DSIR, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा निर्माण, मोरीगांव असम में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT सुविधा और साणंद गुजरात में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट की सुविधा के लिए आधारशिला रखी जा रही है। विवरण: भारत में सेमीकंडक्टर फोर्ब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना के तहत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र DSIR में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। कुल लागत 91,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा। असम के मोरीगांव में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट की सुविधा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPEL द्वारा सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए संशोधित योजना के तहत स्थापित की जाएगी। इसका कुल निवेश लगभग 27,000 करोड़ रुपए है। साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा कंडक्टर असेंबली परीक्षण, मार्किंग और पैकिंग के लिए संशोधित योजना के तहत CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी, जिसकी कुल निवेश लगभग 7,500 करोड़ रुपए होगा। इन सुविधाओं के जरिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम दृढ़ होगा, भारत में इसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। ये इकाइयाँ सेमीकंडक्टर उद्योग में हज़ारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि जैसी सुविधाओं में संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगी। अगले विषय पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पोखरण में अभ्यास भारत शक्ति का अवलोकन किया। सामान्य अध्ययन पेपर 3 सुरक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विषय सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद से के बीच संबंध। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। प्रारंभिक परीक्षा: भारत शक्ति अभ्यास उन्नत MIRV तकनीक से संबंधित जानकारी। मुख्य परीक्षा: भारत शक्ति स्वदेशी हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन। चर्चा कीजिए। प्रसंग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पोखरण में 3 सेनाओं के लाइव फायर और त्वरित कार्रवाई अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के एक समन्वित प्रदर्शन का अवलोकन किया। उद्देश्य:
भारत शक्ति में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्म की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी जो देश की आत्मनिर्भरता पहल पर आधारित है। विवरण। उन्नत MIRV तकनीक से लैस लंबी दूरी की अग्नि मिसाइल के परीक्षण के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक तकनीकी और क्षमता है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। उन्होंने स्वदेश निर्मित तेजस लड़ाकू विमानों, उन्नत हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों, पनडुब्बियों और विध्वंसक विमान वाहक उन्नत अर्जुन टैंकों और तोपों का भी उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों के बारे में उल्लेख किया और वहां 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ने भारत में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भारत से न मंगाई जाने वाली वस्तुओं की सूची तैयार करने और इन वस्तुओं के भारतीय इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए 3 सेनाओं के प्रमुखों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले 10 वर्षों में स्वदेशी कंपनियों से 6 लाख करोड़ रुपए के उपकरण खरीदे गए हैं। इस दौरान देश का रक्षा उत्पादन दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। पिछले 10 वर्षों में 150 से अधिक रक्षा स्टार्टअप शुरू हुए और रक्षा बलों ने उन्हें 1800 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए। भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के डिज़ाइन, विकास और निर्माण के हालिया कैबिनेट निर्णय का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र के विकास और भविष्य में पैदा होने वाले असंख्य रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होने पर विश्वास जताया। पृष्ठभूमि। भारत शक्ति भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष के क्षेत्र में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले वास्तविक समन्वित बहुक्षेत्रीय संचालन का एकीकरण करेगी। अभ्यास में भाग लेने वाले प्रमुख उपकरण और हथियार प्रणालियों में T-90 IM टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश हथियार प्रणाली, लॉजिस्टिक ड्रोन, रोबोटिक म्यूल, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर HLH और मानव रहित विमानों की एक श्रृंखला शामिल है। भारतीय सेना ने उन्नत जमीनी युद्ध और हवाई निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारतीय नौसेना ने समुद्री ताकत और तकनीकी परिष्कार को उजागर करते हुए नौसेना एंटी मिसाइलों, स्वायत्त कार्गो ले जाने वाले विमानों और हवाई लक्ष्यों का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने हवाई संचालन में वायु श्रेष्ठता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और उन्नत हेलीकॉप्टर तैनात किए। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी संस्थान मोका का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर 11 मार्च 2024 मॉरिशस पहुंची। मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने सर शिव सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति के आगमन पर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और मॉरिशस के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों सहित पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च 2024 को महात्मा गांधी संस्थान MGI मोका मॉरिशस का दौरा किया। राष्ट्रपति ने संस्थान के परिसर में स्थित 1970 में भारत और मॉरिशस सरकार की संयुक्त पहल के रूप में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने 7वीं पीढ़ी के भारतीय मूल के मॉरिशस वासियों के लिए प्रवासी भारतीय नागरिकता की पात्रता के विस्तार की घोषणा की, जिससे अधिक युवा मॉरिशस वासी अपने पूर्वजों की भूमि के साथ फिर से जुड़ सकेंगे। MGI की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने संस्थान में सुरक्षित कुछ दुर्लभ अभिलेखों को देखा जो देश के पहले भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के आगमन के दस्तावेज हैं। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। पहली बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट हाउस ले रेडोविट में मॉरिशस के राष्ट्रपति श्री
पृथ्वीराज सिंह रूपन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अद्वितीय और बहुआयामी भारत मॉरिशस संबंधों को और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति मुर्मू ने आयुर्वेदिक उद्यान का भी दौरा किया, जिसे पिछले वर्ष स्टेट हाउस के मैदान में स्थापित किया गया। बाद में राष्ट्रपति ने पैम्पलेमोसेस के सर शिवसागर रामगुलाम बॉटनिकल गार्डन का भी दौरा किया और सर शिवसागर रामगुलाम और सर अनिरुद्ध जगुनाथ की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 56 वर्षों की अवधि में मॉरिशस अग्रणी लोकतंत्रों में एक बहुलवाद का प्रतीक, एक समृद्ध देश, एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, एक संपन्न पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर आया है। प्रमुखतः यह दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देशों में से एक है। उन्होंने दूरदर्शी मॉरिशस के राष्ट्र निर्माताओं की सराहना की, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को मॉरिशस मिरेकल बना दिया, जो न केवल अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित करता है। उन्होंने मॉरिशस के लिए एक नए विशेष प्रावधान की भी घोषणा की, जिसके अंतर्गत भारतीय मूल की 7वीं पीढ़ी के मॉरिशसवासी अब भारत की विदेशी नागरिकता के लिए पात्र होंगे, जिससे कई युवा मॉरिशसवासी अपने पूर्वजों की भूमि के साथ फिर से जुड़ने में सक्षम होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन सुखिनः भवन्तु के अपने मूल मूल्यों का पालन करते हुए वैश्विक शांति और समृद्धि का स्रोत बना रहेगा। भारत भविष्य की इस प्रगतिशील रोमांचक यात्रा में मॉरिशस जैसे अपने विशेष मित्रों के साथ साझेदारी करने को उत्सुक है। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 400 मॉरिशस वासियों को भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में प्रशिक्षित किया जाता है और मॉरिशस के लगभग 60 छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मॉरिशस को एक समुद्री पड़ोसी देश, हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रिय भागीदार और अपने अफ्रीका आउटरीच में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में देखता है। भारत और मॉरिशस वासियों के बीच संबंध दो देशों की विशेष मित्रता का आधार रहे हैं। 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों BBSSL, NCOL और NCEL केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। तीनों समितियां BBSSL, NCOL और NCEL सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी। यह अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। BBSSL, NCOL और NCEL के निर्धारित गतिविधियों में रुचि रखने वाली सभी स्तरों की सहकारी समितियां इसकी सदस्यता के लिए पात्र हैं। NCEL का गठन सहकारी क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। NCEL सरकारी क्षेत्र में उत्पादित सरप्लस वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ेंगे। NCOL का गठन जैविक उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने और एक स्वस्थ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए किया गया है। यह सहकारी क्षेत्र के जैविक उत्पादों को एकत्रित करने, उनकी खरीद, प्रमाणन, परीक्षण, ब्रांडिंग और विपणन के लिए एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करता है। NCOL को 5 राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिनमें NAFED, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NCDC, GCMMF और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल है। BSSL उन्नत और पारंपरिक बीजों के अनुसंधान और उत्पादन केंद्रों उत्पादन से संबंधित समिति है। इस सहकारी क्षेत्र के माध्यम से उन्नत और पारंपरिक बीजों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए भी जिम्मेदार है। BBSSL का लक्ष्य सहकारी समितियों के माध्यम से वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत में गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे बीजों के आयात पर निर्भरता कम हो,
कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और बीज उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। ये तीनों समितियां कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोगों का विकास सुनिश्चित करेंगी और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के माध्यम से किसानों से कृषि उपज और बीज खरीदेंगी। इससे पैक्स और मजबूत होंगे क्योंकि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण PM सूरज पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिह्नित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण PM सूरज पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और वंचित वर्गों को 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृति करेंगे। यह एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है। देश भर में पात्र व्यक्तियों को बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, NBFC, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, MFI और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों, सीवर और सेप्टिक टैंकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और PPE किट भी वितरित किए जाएंगे। यह पहल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन भू प्रहरी परियोजना पर केंद्रित है, जो एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ साथ जमीन और अंतरिक्ष आधारित भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है। इस परियोजना को प्रोफेसर मनवेंद्र सहारिया के नेतृत्व वाली हाइड्रोसेंसिस लैब द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। तकनीकी नवाचारों के लागू होने से ग्रामीण विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, निगरानी और कार्यान्वित करने की क्षमता से सुधार होगा। इस साझेदारी के माध्यम से IIT दिल्ली और MORD ने सामाजिक कल्याण के लिए तकनीकी समाधान खोजने और लागू करने में मिलकर काम किया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के साबरमती कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2024 को साबरमती आश्रम का दौरा किया और कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया एवं गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे आज भी गुजरात विद्यापीठ ने एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित रखा है। प्रधानमंत्री ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया। इस दिशा में एक और प्रयास में गांधी आश्रम स्मारक परियोजना वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं और दर्शन को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी। इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के मौजूद 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। 36 मौजूदा इमारतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें गांधी जी की निवास स्थान हृदय कुंज और सहित 20 इमारतों का संरक्षण किया जाएगा, 13 का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 3 का पुनरुद्धार किया जाएगा। इस परियोजना के तहत एक व्याख्या केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा, जो विभिन्न अपेक्षाओं वाले कई भाषाओं में आगंतुकों का मार्गदर्शन कर सकता है। यह स्मारक भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा, गांधीवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देगा और ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों की सूचित प्रक्रिया में भी गांधीवादी मूल्यों के सार को जीवंत करेगा।